आप समझिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई बिहार के अंदर कि एक युवा तुर्क कहलाने वाले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होते हैं, जिनका राजनीति 50 साल है अगला। बिल्कुल। वो व्यक्ति बिहार को अपराध में, भ्रष्टाचार में, जातिवाद में, भाई भतीजावाद में छोड़ दिया कि 2005 के पहले जिस तरह का अपराध था बिहार के अंदर जी, उस अपराध को रोकने का काम नीतीश कुमार जी ने किया जी। यही नीतीश कुमार जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल। ये कैलिबर उन्होंने दिखाया और तमाम अपराधी या तो घरों में दुबक जाने के लिए मजबूर हुए या सड़क छोड़ करके भाग जाने को मजबूर हुए। आज वो तमाम अपराधी सड़कों पर है और ये दोनों चचा भतीजा सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कुर्सी के लिए कि चचा जितनी जल्दी चले जाएं दिल्ली उतनी जल्दी उनकी कुर्सी यहाँ पर मिल जाए। अगर वो मंत्री गलत है तो आप उसको बर्खास्त करिए। बिल्कुल। अगर कोई और मंत्री गलत कर रहा है उसको बर्खास्त करिए, लेकिन विधायिका का काम ब्यूरोक्रेसी करने लगे ये मंजूर नहीं है बिहार को। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी चर्चा खूब हो रही है। मणिपुर में हिंसा हुआ, आपने भी देखा, हम सभी ने देखा, हम सभी ने शर्मिंदा उस घटना को देखकर हम हुए हैं। मणिपुर की घटना पर तो हम सेंसिटिव हैं। पूरे देश में इंडिया जो बना है उसने खूब चर्चा की कि प्रधानमंत्री नहीं देख रहे हैं, नहीं फैसला ले पा रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि दो गुटों के बीच वो आरक्षण का एक बड़ा विवाद है, जो हमने गुजर आंदोलन में देखा, जाट आंदोलन में देखा, इस तेलंगाना में हमने देखा। जब जब इस तरीके का आरक्षण हुए हैं उसका जो चेहरा हमेशा इसी तरीके का खौफनाक दिखा है। बिहार में तो रोज हो रहा है, बेगूसराय में, सीतामढ़ी में, कटिहार में गोली मार दी गई। देखिए, मणिपुर की घटना पे मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही सामरिक मामला भी है, क्योंकि म्यांमार से बहुत सारे लोगों का अवैध घुसपैठ होता है, फिर वहाँ पे आबादी का जो रिहाइश है, एक बड़ी आबादी को बहुत कम जगह में रहना पड़ता है और एक बहुत छोटी आबादी को बहुत ज़्यादा भूभाग में रहने की परिस्थिति है। तो उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के तौर पर, एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होने के तौर पर इस तरह की किसी भी घटना से हम सभी लोग शर्मिंदा होते हैं। जो घटना मणिपुर में हुई है, आप उस वीडियो को अगर 2 सेकंड, आधे सेकंड भी देख लेते हैं तो शायद मैं समझता हूं कि वो दिन आपके लिए बेहद शर्मनाक होगा। बिल्कुल। देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटना का होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब इस पर राजनीति होता है, पूरे मामले को, मणिपुर की घटना को अलग करके देखना और उस घटना को अलग करके देखना, मैं समझता हूं कि ये गलत है। पूरे घटनाक्रम को एक प्लेटफॉर्म पे जब आप रखेंगे तो बहुत संजीदगी की जरूरत होगी उस समस्या से डील करने में, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज 20 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जा रहा है, बेगूसराय कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एक प्रयास हो। लेकिन अगर ये वहां जाकर के राजनीति करते हैं और उनको भड़काने का काम करते हैं, तब मैं उनको भी गुनाहगार मानूंगा। जिन लोगों ने वीडियो बनाया, जिन लोगों ने उस आग को लगाया, उसी में ये 20 भी शामिल माने जाएंगे। लेकिन फ्लाइट दिल्ली से उड़ती है और मणिपुर जाती है, लेकिन उसके आधे से भी कम दूरी पर बेगूसराय है, कटिहार है और इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। आप ललन सिंह जी, मैंने पहले भी कई बार आपसे चर्चा में कहा है कि ललन सिंह जी का सिर्फ एक कार्य क्षेत्र है, वह है मुंगेर लोकसभा। उसके अलावे आप पूरे सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आपने कहीं देखा हो तो बताइए। मणिपुर वो जा रहे हैं, लेकिन मनोज झा जा रहे हैं मणिपुर, लेकिन बिहार में बेगूसराय में जिस तरह की घटना घटी है, क्या वो शर्मसार करने वाला नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं नुमन जी ये बताना चाहूँगा, मैं समझता हूँ, हमारी पार्टी भी ये समझती है कि 2005 के पहले जिस तरह का अपराध था बिहार के अंदर, उस अपराध को रोकने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। यही नीतीश कुमार जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, ये कैलिबर उन्होंने दिखाया और तमाम अपराधी या तो घरों में दुबक जाने के लिए मजबूर हुए या सड़क छोड़ करके भाग जाने को मजबूर हुए। आज वो तमाम अपराधी सड़कों पर है, घरों के अंदर है, घरों के बाहर है और छोटी बच्चियों को वो निशाना बना रहा है। आज हम उस दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि आज हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो इकबाल है, प्रशासन पे जो उनका नियंत्रण है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद तो लगता है जैसे कि ये इस तरह की घटनाओं की झड़ी लग गई है।
आप एक घटना नहीं, आप बेगूसराय के बछवाड़ा की जिस घटना की बात कर रहे हैं, उसके ठीक पहले बेगूसराय में ही एक और वीडियो आया था जिसमें एक बच्ची को नग्न करके उसके किसी रिश्तेदार ने उसके साथ रेप करने का काम किया। गैंग रेप की कम से कम मैं 1 दर्जन घटनाएं मैं घटनाओं का जिक्र मैं कर सकता हूं यहां पर, जो पिछले 1 महीने में घटी है। कम से कम 1 महीने में 12 से 15 घटनाएं गैंग रेप की हैं। सामान्य घटना 1-2 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप समझिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई बिहार के अंदर कि एक युवा तुर्क कहलाने वाले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होते हैं, जिनका राजनीति 50 साल है अगला। बिल्कुल। वो व्यक्ति बिहार को अपराध में, भ्रष्टाचार में, जातिवाद में, भाई भतीजावाद में छोड़ दिया, मजबूर होने दिया बिहार को उसमें डूबने के लिए। और ये दोनों चचा भतीजा सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कुर्सी के लिए कि चचा जितनी जल्दी चले जाएं दिल्ली, उतनी जल्दी उनकी कुर्सी यहाँ पर मिल जाएगी। एक सवाल है राहुल भाई, युवाओं की बात हम लगातार पिछले बार भी हमने किया था इंटरव्यू में, डोमिसाइल का मुद्दा हमने उठाया था, जिसपे कहीं ना कहीं से यहाँ के शिक्षकों के साथ अखबारी हो रही है। के पाठक धड़ाधड़ फैसला ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री विभाग में ही नहीं जा रहे हैं 12 दिनों से। अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था कि हम शिक्षकों के जो नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, उनको ट्रस्ट में लेकर फैसला सरकार लेगी। अभी तक कोई वार्तालाप हुई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो नीतीश कुमार को समझना चाहिए, नीतीश कुमार जी के बारे में समझना चाहिए, नीतीश कुमार जी हमेशा लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से तालमेल करके चलाते हैं जी। वही कारण है कि आज बिहार के अंदर भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि एक इंजीनियर के यहाँ 50-50 करोड़ की संपत्ति पकड़ी जा रही है, एक ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ करोड़ों की संपत्ति पकड़ी जा रही है, एक आईपीएस अफसर के यहाँ, पूर्णिया के पूर्व आईपीएस एसपी आपको याद होगा, उनका पूरा परिवार करोड़ों की संपत्ति के साथ जांच चल रहा है। तो बिहार के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार है और ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है, के पाठक कुछ मामलों में बेहतर करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह का वो चला रहे हैं, क्या कोई सरकार चलाने की जिम्मेवारी, ठीक है फाइल पे मूव करना काम अधिकारियों का है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री विभाग के में 1 महीने से नहीं जा रहा है, क्या तेजस्वी जी इस बात का जवाब देंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है कि वो अपने तमाम मंत्रियों का कत्लेआम मंजूर कर ले रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को स्वीकार कर ले रहे हैं? ये बताना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी का ये स्टाइल है, ब्यूरोक्रेट्स को आगे करके नेताओं को जलील करना जी। अगर वो मंत्री गलत है तो आप उसको बर्खास्त करिए, बिल्कुल। अगर कोई और मंत्री गलत कर रहा है उसको बर्खास्त करिए, लेकिन विधायिका का काम ब्यूरोक्रेसी करने लगे, ये मंजूर नहीं है बिहार को। दूसरी बात जो आपने सवाल उठाया, शिक्षक से लेकर के अभ्यर्थी तक आंदोलनरत थे। नीतीश कुमार जी, मानसून सत्र आने वाला था, बीजेपी ने बड़ा आंदोलन किया इस सवाल पर, शिक्षकों ने भी बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने ये बयान दिया कि हम जल्द ही मानसून सत्र के बाद शिक्षकों के साथ बैठ करके उनके सामने जो भी परेशानी है जी, चाहे वो अस्थायीकरण का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, उन सभी, या नौकरी का जो एक बायलॉज है उसके अंदर किसी तरह के सुधार का मामला है, तो हम शिक्षक संगठनों से बात करेंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में आप और हम सब समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के जरिए चीज़ों को हैंडल करते हैं, और यही कारण है कि पहले ये प्रचारित किया गया कि अभी नहीं मिलेंगे, पहले बेंगलोर जाएंगे उसके बाद मिलेंगे। अब तो मुंबई की तारीख आ गई कि अगले महीने में मुंबई के, तो अब ये कहेंगे कि भाई अभी तो हम मुंबई ठीक कर लेंगे। यहाँ के शिक्षक प्रताड़ित हो रहा है, यहाँ के नियोजित शिक्षकों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, और हमारे जो नेता हैं बिहार को गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं और रोज मुंबई की यात्रा कर रहे हैं जी। ये है राजनीति बिहार का। अंतिम सवाल है मेरा राहुल भाई, बैठक तो आपकी हो गई, आपने शक्ति प्रदर्शन भी एक बड़ा किया एनडीए का, सीटों को लेकर कोई कंक्रीट बातचीत नहीं हो पाई है, कोई बात छनकर सामने भी नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि आज कहने के लिए आप सब जुट गए एक जगह, जब सीटों की बात आएगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आएगी तो माथा फुटबॉल शुरू हो जाएगा? देखिए, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है, बहुत कि बातचीत एक दौर में नहीं होती है।
अभी हम लोग पहली बार बैठे हैं और उसके बाद आपको याद होगा कि हम लोग हमारे नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से भी मुलाकात, सभी की शर्तें थी उस बैठक में जाने से पहले। आपके नेताजी भी बहुत देर तक पत्ते नहीं उन्होंने खोले थे। ठीक है, चीजें देखिए, हर व्यक्ति शर्त माने तभी तो हर व्यक्ति अपने समाज के लिए और जिस समाज को रिप्रेजेंट करता है या जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करता है उस वर्ग के हित को ध्यान में रख करके बातचीत करता है। लेकिन हमारे नेता ने एक रास्ता दिखाया, चिराग जी ने भी एक रास्ता दिखाया, या एनडीए के हर नेता ने एक रास्ता दिखाया कि हम अगर 40 सीट है या पूरे देश में 543 सीट है तो हर व्यक्ति 543 चाहेगा तो गठबंधन होगा नहीं। हर व्यक्ति अपने वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिलाना चाहता है। जिस समाज को रिप्रेजेंट करता है वो करती है पार्टी, उसको दिलाना चाहता है। ये हमारी इच्छा है, हमारी आकांक्षा भी है। लेकिन हम जब तक 2 कदम पीछे नहीं हटेंगे, आप 2 कदम नहीं पीछे बैठेंगे तो जमीन पर जो जगह बनेगी वो नहीं बन पाएगी। तो हम लोगों ने एक सैद्धांतिक तौर पर एक सहमति बनाई कि पहले हम बैठते हैं, फिर कई दौर की हम बातचीत करेंगे और सब लोग अपने अपनी बात कहेंगे और उसके बाद सीटों पर बात। 14 में 3 सीटें आपको मिली थी, 3 से 3 हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट तौर पर 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि जो 2014 में हमारी ताकत थी और नीतीश कुमार जी की तब की जो ताकत थी वो परिस्थिति से आज बिल्कुल अलग है। आज हम कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये बात कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू के नेचुरल उत्तराधिकारी हैं जी। और वैसी परिस्थिति में बिल्कुल सिर्फ लौकुश के नहीं, लौकुश अति पिछड़ा और महादलित समाज को रिप्रेजेंट हम करेंगे। जिन लोगों ने 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके खिलाफ जो संघर्ष किया था, उन तमाम समाज, उन तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व हम करेंगे। और हमारी कोशिश यही होगी कि हमारी ताकत उस तरह से देखी जाए, जदयू की ताकत को उस तरह से देखी जाए, और अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा, चुनाव में हम बेहतर तरीके से जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो जदयू की ताबूत में जो अंतिम कील ठोकने का काम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को करना है वो हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे और उसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को भी मिलेगा जी। राहुल कुमार थे, बहुत साफ गोई से उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। कुछ बड़े सवाल जो आपके जहन में लगातार थे उस बैठक के बाद से कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या परिस्थितियां बन रही हैं एनडीए में, क्या अगली बैठक होगी, सभी बातों का जवाब इन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ दे दिया। अगली खबर में जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।